गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की 5वीं क्लास। हमने देखा था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। आज हम लोग रॉयल टाइटल एक्ट, शाही उपाधि अधिनियम 1786 पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं रॉयल टाइटल एक्ट 1786 जो आया उसमें प्रावधान क्या क्या थे। 1876 का रॉयल टाइटल एक्ट, रॉयल टाइटल एक्ट या इसी को शाही उपाधि अधिनियम भी कहते हैं। शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल एक्ट या शाही उपाधि अधिनियम। तो इसे शाही उपाधि अधिनियम क्यों कहा गया, शाही उपाधि अधिनियम क्यों कहा गया? तो इस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटेन के जो पीएम थे वो डिज़रायली थे, बेंजामिन डिज़रायली। और जो क्राउन था, क्राउन वो विक्टोरिया थी, क्राउन विक्टोरिया थी। पीएम कौन थे? पीएम डिज़रायली थे, क्राउन विक्टोरिया थी। पीएम डिज़रायली थे और क्राउन विक्टोरिया थी। कब? 1876 रॉयल टाइटल एक्ट के समय, रॉयल टाइटल एक्ट के समय, ये शाही उपाधि अधिनियम के समय। अगर हम बात करें इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था या भारत का वायसराय कौन था, तो जो वायसराय थे, वायसराय ये इस समय लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे। महारानी विक्टोरिया को इसी एक्ट के अंतर्गत भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो इसमें पहला प्रावधान क्या किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। साम्राज्ञी घोषित किया गया। साम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित किया गया और इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। उपाधि दी गई, उपाधि प्रदान की गई। इसके बाद 1 जनवरी 1877 को, 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन ने पहले दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। आयोजन किया गया। इस किसने किया? तो पहला दिल्ली दरबार किसने लगाया? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। कौन करता है? लॉर्ड लिटन करते हैं। कौन करता है? लॉर्ड लिटन करते हैं। आप जब भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत को पढ़ोगे तो आप देखोगे 1877 का जो काल है, भारत के पूर्वी एरिया में
बंगाल के एरिया में, छत्तीसगढ़ के एरिया में इतना भयंकर भीषण अकाल पड़ा था, लोग भूख से मर रहे थे, भूख से मर रहे थे। मतलब अकाल 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा। हमने बताया उस समय भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, पूर्वी एरिया बंगाल के साइड में भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। एक तरफ तो भारत में अकाल की स्थिति है, लोग भूख से मर रहे हैं, और दूसरी तरफ भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है। मतलब भारतीयों की मदद करने के बदले ये दिल्ली दरबार लगाने में व्यस्त हैं, दिल्ली दरबार लगाने में व्यस्त हैं। कौन? लॉर्ड लिटन। और इसी समय 1878 में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आते हैं, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लेके आया जाता है। अगला जो इसमें काम किया जाता है, मेन कार्य जो इस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6वां सदस्य का प्रावधान किया गया था 1861 के अधिनियम से, उसको यहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता है। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में 6वां सदस्य नियुक्त किया जाता है। नियुक्त किया जाता है। ये 6वां सदस्य किस विभाग से संबंधित था? तो ये पब्लिक वर्क से संबंधित था, पब्लिक वर्क से, पब्लिक वर्क से संबंधित था 6वां सदस्य। 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट, यह शाही उपाधि अधिनियम आता है। उस समय ब्रिटेन के पीएम डिजरायली होते हैं, क्राउन विक्टोरिया होती है। उस समय जो वायसराय थे भारत में, लॉर्ड लिटन थे। इसमें मेन प्रावधान क्या किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। और अगला जो मेन कार्य किया जाता है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6वां सदस्य नियुक्त किया जाता है। और 6वां सदस्य किससे संबंधित होता है? पब्लिक वर्क से। अब अगला अधिनियम हम देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम देखते हैं। आशा करते हैं यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अभी तक जितने अधिनियम हमने आपको पढ़ाए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत डीपली क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा यहाँ से क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। हम देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस समय जो क्राउन था वो विक्टोरिया थी। क्राउन कौन था? विक्टोरिया थी, क्राउन विक्टोरिया थी। क्राउन विक्टोरिया थी। और जो वायसराय था, वायसराय वो लैंसडाउन थे, लॉर्ड लैंसडाउन थे, लॉर्ड लैंसडाउन। अब आप देखेंगे कि ये 1892 का समय है। इससे पहले आप देखेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
गठन हो चुका है और कांग्रेस लगातार अपनी बैठकें कर रही है, लगातार अपनी बैठकें कर रही है। तो यहाँ पे पहला कार्य जो किया गया वो किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद व प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद व प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद व प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तो जो केंद्रीय विधान परिषद था, केंद्रीय विधान परिषद इसमें जो गैर सरकारी सदस्य थे, केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की जो संख्या थी, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कम से कम 10 व अधिक से अधिक 16 कर दी गई, व अधिकतम 16 कर दी गई, पहला काम क्या किया गया? केंद्रीय विधान परिषद व प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। जो केंद्रीय विधान परिषद थी, इसमें जो गैर सरकारी सदस्य थे, इनकी संख्या को कम से कम 10 और अधिकतम कितना कर दिया गया? 16 कर दिया गया। हमने आपको बताया था कि इससे पहले वाले अधिनियम में जो केंद्रीय विधान परिषद थी, उसमें जितने भी सदस्य नियुक्त किए जाएंगे उसका 1/2 सदस्य गैर सरकारी होंगे। ठीक, तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में और प्रांतीय विधान परिषद में दोनों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में गैर सदस्यों की संख्या को कम से कम कितना कर दिया गया? 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। अगला जो मेन प्रावधान इसमें किया गया वो था भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो कौन से भारतीय हैं जो बजट पर बहस कर सकते हैं? क्या हम आप जैसे जो है वो? नहीं। कौन से भारतीय? जो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य हैं, जो केंद्रीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्य भारतीय ही तो हैं। तो जो केंद्रीय विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्य हैं, इनको बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। बहस तो ये कर सकते थे, लेकिन इनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। तब जब पूरक प्रश्न पूछ ही नहीं सकते तो बजट पर कौन सी बहस करेंगे? कहने का मतलब ये है, जैसे बजट में कोई बात ऐसी है जो जिसका ये विरोध करना चाहते हैं या जो इनको समझ नहीं आ रहा है, जिसका ये विरोध करना चाहते हैं, तो जब विधान परिषद में मतलब ये जो गैर सरकारी सदस्य हैं या भारतीय सदस्य हैं, जब कोई प्रश्न करेंगे तो वहां के जो
अध्यक्ष होगा उसके द्वारा एक बार आंसर दे दिया गया या उत्तर दे दिया गया तो दोबारा उस उत्तर से सहमत हूं या ना हूं, लेकिन दोबारा उस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। 1892 के एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए? पहला, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। जो केंद्रीय विधान परिषद थी इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कम से कम 10 व अधिकतम से अधिकतम कितना कर दी गई? 16। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। तो 1892 का एक्ट हमने देखा। अब हम देखते हैं 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। अब देखेंगे कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। बंगाल विभाजन की घोषणा क्यों की गई? बंगाल के दो भाग किए गए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल क्षेत्र। तो भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों की नीति क्या थी? बांटो और राज करो की नीति थी। तो सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए चूंकि अधिकतर जो क्रांतिकारी घटनाएं होती थी वो बंगाल के एरिया में होती थी, सबसे ज्यादा समृद्ध बंगाल था, सबसे ज्यादा घटनाएं बंगाल में होती थी। तो कर्जन ने बंगाल को दो पार्टों में विभाजित कर दिया। बंगाल को दो पार्टों में विभाजित कर दिया, जिसका विरोध 1905 में किया जाने लगा। तो 1909 में क्या हुआ? 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये सुधार अधिनियम है, अर्थात कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे इससे पहले कि उनको सुधारने की आवश्यकता थी, इसलिए मार्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया। तो मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे? मार्ले जब 1858 आपने पढ़ा था 1858 में, तो भारत में प्रशासन के लिए एक भारत सचिव नामक पद का व्यवस्था की गई थी। कहां पे? ब्रिटेन के संसद में। भारत के प्रशासन को चलाने के लिए ब्रिटेन की संसद में एक भारत सचिव नामक पद का गठन किया गया था। तो ये मार्ले भारत सचिव थे। ये मार्ले कौन थे? भारत सचिव। भारत सचिव थे मार्ले। और मिंटो उस समय कौन थे? वायसराय। वायसराय कौन थे? मिंटो। लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। और भारत सचिव कौन थे? मार्ले। भारत सचिव कौन थे? मार्ले। ये जो अधिनियम था, सुधार अधिनियम, किस समिति की सिफारिश पे आया था? तो जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पे इसको लेके आया गया था। जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पे। जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को लाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पे लेके आया गया मार्ले मिंटो सुधार। तो इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए? तो पहला प्रावधान किया गया, जो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या थी, अधिकतम गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16 थी। अब उसको बढ़ा के 66 कर दी गई। तो केंद्रीय विधान परिषद में
सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 66 कर दी गई। सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 66 कर दी गई। 16 से बढ़ाकर 66 कर दी गई। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा कार्य क्या किया गया, जो भारत सचिव, ये जो भारत सचिव की परिषद है, पहली बार इसमें 2 भारतीयों को, भारत सचिव की परिषद में पहली बार 2 भारतीयों को, भारत सचिव की परिषद में पहली बार 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया। 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया। भारत सचिव की परिषद में पहली बार 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया। तो जो भारत सचिव की परिषद थी, इसमें पहली बार 2 भारतीय कौन कौन से थे? एक थे केजी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी। इनकी नियुक्ति कहां की गई? भारत सचिव के परिषद में। भारत सचिव की परिषद में किसकी नियुक्ति की गई? केजी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी की। और जो भारत में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, भारत में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, भारत में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को प्रवेश मिला। पहली बार भारतीयों को प्रवेश मिला। तो किसी भारतीय को रखा गया। तो वो कौन था जिसे रखा गया? वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। भारत में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया, और जिस भारतीय को शामिल किया गया था वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो इनको किस रूप में रखा गया था? आपको पता है कि वायसराय कार्यकारिणी परिषद में वर्तमान में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी? 6। तो इसमें विधिवेत्ता के रूप में इनको रखा गया था। विधिवेत्ता के रूप में रखा गया था सत्येंद्र नाथ सिन्हा को। विधिवेत्ता के रूप में रखा गया सत्येंद्र नाथ सिन्हा को। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। भारत सचिव उस समय मार्ले होते हैं और वायसराय मिंटो होते हैं। जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पे इस अधिनियम को लाया जाता है। इसमें प्रावधान क्या किया गया? तो पहला जो किया गया, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 66 कर दी गई। और मेन कार्य भारत सचिव की परिषद। तो भारत सचिव कहां? भारत सचिव मार्ले जो है ये कहां पे है? लंदन में। कहां पे है? लंदन में। इनकी परिषद में 2 भारतीयों केजी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया जाता है। और जो ये भारत में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, भारत में ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, इसमें सत्येंद्र नाथ सिन्हा को विधिवेत्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। विधिवेत्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को विधिवेत्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगला, आपने देखा जो 1892 का अधिनियम आया था, उसमें बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया था, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो इस अधिनियम में क्या किया गया? बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। बजट पर पूरक प्रश्न
पूछने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। दूसरा अधिकार क्या दिया गया? अब मतदान भी करने का अधिकार दिया गया। तो मतदान करने का अधिकार कहां? किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए मतदान करने का भी अधिकार दिया गया। दूसरा काम क्या किया गया? मतदान करने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया, मतदान करने का अधिकार दिया गया। और अब तक भारतीय मतलब अपना प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते थे, तो इनको प्रस्ताव पेश करने का भी अधिकार दिया गया, प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। लेकिन जो मेन कार्य किया गया वो क्या था? वो था भारत में सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन का प्रारंभ होना। इसी सुधार अधिनियम में ही भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। तो पहला इसमें काम क्या किया गया? केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 66 कर दी गई। भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को नियुक्ति, केजी गुप्ता से हुसैन बिलग्रामी। भारत में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र नाथ सिन्हा विधिवेत्ता के रूप में नियुक्त किए गए। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, मतदान करने का अधिकार दिया गया। मतदान करने का अधिकार किसमें? यही केंद्रीय विधान परिषद में जब कोई प्रस्ताव रखा जाए तो उस पे मतदान करने का अधिकार, प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया। अब देखते हैं इसमें जो अगला मेन कार्य किया गया वो क्या था? वो क्या था? जो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन या अप्रत्यक्ष निर्वाचन को मंजूरी दी गई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन को मंजूरी दी गई। तो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। अर्थात यहीं से हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रारंभ हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को यहीं से प्रारंभ किया गया। कहां से? 1909 के पार्लियामेंटो अधिनियम से। यह अधिनियम एक तरीके का ऐसा अधिनियम था अंग्रेजों का, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। एक बार क्वेश्चन पूछता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम उदार निरंकुशतावाद का अधिनियम था? उदार निरंकुशतावाद का मतलब उदार तो था लेकिन निरंकुश भी था, उदार तो था लेकिन निरंकुश भी था। तो उदार निरंकुशतावाद का अधिनियम किसको कहा जाता है? 1909 के पार्लियामेंटो अधिनियम को, 1909 के पार्लियामेंटो अधिनियम को उदार निरंकुशतावाद का अधिनियम कहा जाता है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे 1919 में जो प्रावधान किए गए थे।